स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस और टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो रॉकेट मंडे में। आज हम लोग बात करेंगे रॉकेट साइंस के बारे में क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा हवा बना हुआ है, तो इसको समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए रॉकेट साइंस में एक प्रेस्टीज है और यहाँ पे ये समझिए इसे जनरली कहा जाता है कि वन ऑफ दी मोस्ट कॉम्प्लेक्स साइंस है। टेक्निकली इससे बहुत ज़्यादा चीज़ें जो इससे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, बट लेकिन इसका प्रेस्टीज ऐसा है कि लोग मान के चलते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स है। और यहाँ पे समझिए कि हम लोग इसे ईडीएम के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। इट्स नॉट रॉकेट साइंस। जैसे मतलब कोई अगर आपको मुश्किल काम देता है और बोलता है कि मतलब आप थक जा रहे हो उसको करने में, तो बोले ए इट्स नॉट रॉकेट साइंस मैन, कर लो। मतलब ये कहा जाता है कि रॉकेट साइंस सबसे कॉम्प्लेक्स, उससे जितना भी चीज़ नीचे है वो मतलब समझ रहे हैं, अरे हल्का चीज़ है, रॉकेट साइंस थोड़े दे रहे हैं तुमको। तो ये एक बहुत बड़ा प्रेस्टीज का बात है। और इससे ये समझिए कि हम लोग उन लोगों को देखते हैं, ऊपर के नज़रिए से देखते हैं जो लोग पहुंच जाते हैं रॉकेट साइंस के, चाहे वो इलॉन मस्क हो, चाहे एपीजे अब्दुल कलाम हो, चाहे वॉन ब्राउन हो। तो हिसाब ये रहता है ना कि इससे एक ऑरा बन जाता है कि अगर आप स्पेस में काम कर रहे हैं, अगर आप रॉकेट साइंटिस्ट हैं, तो मतलब बहुत बड़ी बात होती है, बम बम बात होता है। और हिसाब ये रहता है नेशंस, यानी कि हर देश जिसके पास भी थोड़ी सी भी बुद्धि है, वो इस पे पैसा पानी की तरह बहाता है। हर देश हो, चाहे वो इंडिया ही क्यों ना हो, चाहे वो पाकिस्तान क्यों ना हो, चाहे नेपाल क्यों ना हो, हर देश इस पे पैसा बहाता है। अब अपने औकात के हिसाब से बहाता है, लेकिन बहाता ज़रूर है। और हिसाब से ये समझिए कि अगर इस टेक्नोलॉजी को पूरा आगे तक लिया जाए, इट विल अलाउ ह्यूमंस टू टच स्टार। क्योंकि बात है कि अभी हम लोग धरती में बंधे हुए हैं, बस धरती है, काम खत्म। तो वो ठीक है, लेकिन वो जानवर के लिए ठीक है। इंसान के लिए हम लोग इससे बाहर जाना है। हम धरती हमारे लिए स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए, ना कि स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट। तो चांद पे जाएंगे, मार्स पे जाएंगे, वीनस पे जाएंगे, फिर देखते देखते दूसरे स्टार सिस्टम्स पे जाएंगे। तो ये बहुत आगे तक इंसानियत को ले जा सकता है। बाकी कोई टेक्नोलॉजी के पास ये खासियत नहीं है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि इसमें प्रेस्टीज कारण है क्यों इसको दिया जाता है। जैसे कहते हैं ना, स्पेस इज द फाइनल फ्रंटियर, कारण वही है। अब बात करते हैं कि इसमें मेन डरावना बात क्या है जिससे सब लोग की फट जाती है। वो डरावना बात है मैथ। मैथ यहाँ पे समझिए, यहाँ पे जेन्युइन कॉम्प्लेक्सिटी, यानी कि ये क्या है हमसे मत पूछिए ये क्या है, लेकिन कुछ है। और बाय द वे ये अब यूज भी नहीं होता, मतलब इससे ज़्यादा एडवांस चीज़ यूज़ हो रहा है, इसलिए नंबर कहाँ है इसमें भाई। बट आप वही समझ लिए कि ये जेन्युइनली बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। ब्रेन मेल्टिंग, मतलब ऑर्बिटल मैकेनिक्स इतना ऊटपटांग है कि आप सोचो कि मैं नीचे जा रहा हूँ, पता चला आप ऊपर चल पहुंच जा रहे हो। ये जेन्युइनली कॉम्प्लेक्स होता है। मतलब क्या कॉम्प्लेक्स है रॉकेट साइंस में? ऑर्बिटल मैकेनिक्स। और ऑर्बिटल मैकेनिक्स में दो चीज़ पे आपको मेन पढ़ाई करनी होती है। पहला होता है ऑर्बिट और दूसरा होता है डेल्टा वी, यानी कितना एनर्जी डाल के कहाँ जा रहे हैं, और ऑर्बिट्स कैसे मतलब आप इलिप्टिकल ऑर्बिट बना रहे हैं, सर्कुलर बना रहे हैं, ट्रांसफर ऑर्बिट बना रहे हैं, ये सब किया जाता है। एंड आपको मैथ में जेन्युइनली अच्छा होना होगा, जेन्युइनली। मतलब ये मतलब बात सही है कि आप कंप्यूटर में इसको डाल के कर सकते हो, और ऐसे ही करके किया जाता है। ये बात अगर आप पिक्चर देखेंगे, अपोलो 13 पे जो पिक्चर बनाई है उसमें दिखाया ना, जब एस्ट्रोनॉट सारा नंबर बता रहे थे, नासा लोग लिख रहे थे, तो सब एबेकस से सॉल्व कर रहे थे, स्लाइड रूलर से सॉल्व कर रहे थे। कारण ये है कि ये इतना कॉम्प्लेक्स मैथ है, इंसान से तो नहीं होने वाला। कैलकुलेटर मतलब आपको बैठ के कोई मशीन से ही सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए कि इस सब में कौन कौन वेरिएबल जा रहा है, कहाँ जा रहा है, उसका क्या साइड इफेक्ट हो रहा है। तो ये एक जेन्युइनली एक कॉम्प्लेक्स चीज़ है। मतलब रॉकेट साइंस से बाकी सारा चीज़ बच्चों को खेलना चाहिए, सिर्फ ये चीज़ सर बहुत ज़्यादा ऊपर चले गए। तो अगर आप ऑर्बिटल मैकेनिक्स रफली समझना चाहते हैं कि वो रफली क्या होता है, मैं मैथ की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि इंसानियत समझिए कि आप गाड़ी चलाते हो तो आप दिमाग में थोड़ी लगाते हो। जैसे एआई जो लोग लिख रहे हैं उनकी बैंड बज रही है कि कैसे लिखें कि अरे ये गाड़ी इतना दूर है। आप कैसे चला लेते हो गाड़ी? आपको पता है कि गाड़ी कितना दूर है? नहीं, आप अंदाजा लगाते हो, आप गेस करते हो ये इतना दूर है, हम ब्रेक मारेंगे गाड़ी रुक जाएगी। आपका दिमाग रफली सब चीज़ रफ रफ के ऊपर चला ले रहा है, तभी आप चला पाते हो गाड़ी। तो वही समझिए कि अगर वैसा आप रफ अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं कि एटलीस्ट कोई मूर्ख ना बना सके आपको, कि मतलब अच्छा मैं समझ रहा हूँ क्या हो रहा है यहाँ पे, तो आपको जरूर कहेंगे कि कर्बल स्पेस प्रोग्राम गेम खेलिए, क्योंकि जेन्युइन इन्होंने ऑर्बिटल मैकेनिक्स को काफी अच्छे हद तक गेम इंजन में कोड कर दिया। अब बोलेंगे नहीं बच्चों खेलने का चीज़ है, टाइम वेस्ट है। अगर ये टेक्नोलॉजी आप उठा के नासा को 1970s में दे देते, वो अभी तक मार्स पहुंच चुके होते। ये समझिए कि ये आज के लिए हम लोग कर सकते तो बस गेम है, लेकिन ये बहुत एडवांस मैथमेटिक्स करता है। और ऐसे बहुत सारे और गेम भी हैं, ये बस बहुत पॉपुलर है। ऐसे और बहुत सारे चीज़ हैं। तो समझना बहुत जरूरी है कि मैथ ही इसका मेन तिगड़म वाला चीज़ है कि ऑर्बिट्स कैसे निकाले, कितना डेल्टा वी चाहिए, कितना डेल्टा वी का चेंज चाहिए, कहाँ क्या करना है, ये मैथमेटिक्स बैंड बजाता है। अब बात करते हैं इंजीनियरिंग में। एट द एंड ऑफ द डे है तो ये इंजीनियरिंग आप बनाओगे ना, सिर्फ कागज में मैथ थोड़ी करना है, आपको बनाना है। तो बनाने में यहाँ क्या क्या समस्या आती है? सबसे बड़ा समस्या आता है कि ये बहुत ज़्यादा वाइड टेम्परेचर रेंज में काम करता है। यानी कि ये एग्जांपल है RS-25 इंजन का। तो इसमें लिक्विड हाइड्रोजन इस्तेमाल होता है, जो कि आपको पता है थोड़ा ठंडा होता है, थोड़ा चिल होता है। कितना चिल होता है? -251 डिग्री सेल्सियस। कुछ ज़्यादा ही ठंडा है, मतलब एब्सोल्यूट जीरो के कुछ ज़्यादा पास है।
और इसके अंदर जो आग रहती है, जो इसके कंबस्शन चेंबर में आग रहती है, वो 3200 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। तो आप सोचिए कि ऐसा ऑलमोस्ट किसी में नहीं, आप कहोगे कि फ्यूजन रिएक्टर सब में चला जाता है। हाँ भी और नहीं भी, बात सही कि उसमें कई मिलियन डिग्री जा रहा है, लेकिन वो मैग्नेटिकली कन्फाइंड है, नहीं तो वो छूते ही ठंडा हो जाएगा और चीज़ पिघल जाएगा। तो इसीलिए ये टेक्निकली मतलब एक्चुअल छू रहा है एक दूसरे को, ये बहुत ज़्यादा है। इसे मतलब समझिए ये नोजल जो है, नोजल के आउटसाइड में बर्फ जम रहा है और अंदर में आग है, ये हो जाता है। ये बहुत ज़्यादा वाइड रेंज आपको मैनेज करना होता है। प्लस आपको हल्का बनाना होता है, जितना हल्का बना सके उतना बल्ले बल्ले। मतलब कि अगर वर्ल्ड वार 2 में क्यों अच्छे रॉकेट्स नहीं बनाते, बात है मेटल की टेक्नोलॉजी नहीं थी, डिज़ाइन की अंडरस्टैंडिंग नहीं थी और बहुत भारी भारी बनाते थे। बाद में समझ में आया कि भैया जितना हल्का बनाएंगे उतना अच्छा पहुंच पाएंगे। और फिर हल्का बना रहे तो ऐसा नहीं कि ये कमज़ोर भी होगा तो चलेगा ना, इसको बहुत स्ट्रांग होना होता है शॉक और वाइब्रेशन से। मतलब कि फाइटर जेट जो बनाते हैं उसमें एक बहुत बड़ा समस्या रहता है कि उसको कैसे स्ट्रांग बनाए कि आप चाहोगे कि आपका फाइटर जेट इतना एजाइल रहे, एरोडायनेमिकली रहे कि वो 6G का टर्न मार ले, लेकिन आपने जैसे 6G का मारा आपका पंख ही टूट गया तो क्या होगा। ये हो चुका है भाई, काफ़ी बार हो चुका है कि मतलब लोगों को तब पता चला कि नहीं, मेटल का फटीक स्ट्रेस होता है, एक लिमिट होती है आप कितना हद तक उसको हुलुलुलु कर सकते हैं। तो डिज़ाइन बनाने वाले तो कुछ भी बना दे कि हाँ ये प्लेन 20G का टर्न मार सकता है, बात है कि उसका विंग्स टूट जाएगा अगर वो कोशिश भी किया तो वो भी आपको डिज़ाइन करना। रॉकेट्स पे भी बहुत स्ट्रेस पड़ता है, पहले वाइब्रेशन जो पड़ता है वो तो अति बम बम होता है, और जब मैक्स क्यू जाता है वो भी काफ़ी स्ट्रांग होता है। तो शॉक और वाइब्रेशन दोनों एकदम टिकाऊ होना चाहिए, हल्का भी होना चाहिए और टिकाऊ भी होना चाहिए। और इसके बाद स्मार्ट और एजाइल भी होना है। स्मार्ट यानी कि इसके पास बाहर से जाने बिना इसको खुद के इंटरनल सिस्टम्स पे भरोसा करें, मतलब ऑब्वियसली बाहर से कनेक्ट होगा, लेकिन बनाया ऐसा जाता है कि अगर बाहर से कनेक्शन लॉस भी हो जाए तो भी काम कर सके। स्मार्ट मतलब ब्रेन इसमें काफ़ी लगता है। और एजिल इतना होता है कि ये आराम से आपको जो लॉन्च कॉरिडोर होता है, यानी कि जब भी कोई रॉकेट को लॉन्च किया जाए डिसाइड किया जाता है लॉन्च से पहले कि ये रॉकेट मतलब ये ट्रेजेक्टरीज को फॉलो करेगा, तो ये लॉन्च कॉरिडोर कहा जाता है। मतलब ये कभी एकदम प्रिसाइसली नहीं बनाया, तो मतलब एक समझिए कोन रहता है, वो कोन के अंदर रॉकेट को रहना चाहिए, कोन के बाहर रॉकेट जाएगा, रॉकेट को डेटोनेट कर दिया जाएगा, डिसमेंटल, सीधे बूम कर देते हैं बेसिकली। तो वो इतना स्मार्ट भी होना चाहिए और इतना एजाइल भी होना चाहिए कि बस ऐसा नहीं कि एकदम पावर लगा दिया बस जोर से सीधा चल रहे हैं, वो तो बहुत आसान हो जाएगा। इसको फॉलो करना है कर्व, इसीलिए आप देखते होंगे इंजन में गिम्बल होगा। आप सोचिए कई 100 टन का वो फोर्स लगा रहा है और उसको आपको दाएं बाएं करना है, तो ये जेन्युइनली एक कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग है। लेकिन अब बात करते हैं इस फील्ड का सबसे बड़ा पैराडॉक्स के बारे में। इसका जो परसेप्शन इतना बड़ा बन गया है कि ये कॉम्प्लेक्स साइंस है, रॉकेट साइंस है, इससे होता ये है ना कि किसी भी देश में आप देखेंगे आम पब्लिक इसमें हाथ लगाना बंद कर देता है। और इससे ये होता है ना कि बहुत सारे बच्चे जिनका सपना भी होता है कि मैं ये करूँ या ये करना चाहता हूँ, वो छोड़ देते हैं। जैसे उनका एज थोड़ा सा बड़ा होता है, थोड़ा सा मेच्योरिटी आती है, इसका जो परसेप्शन है, जो पूरी दुनिया का परसेप्शन है, वो उसके उनके कंधों पर पड़ता है, वो छोड़ देते हैं कि नहीं यार मैं नहीं करूँगा, मैं कुछ और कर लेता हूँ, बैंक का नौकरी कर लेता हूँ, कुछ भी कर लेता हूँ। तो ये होता है, ये मतलब एक आप सोचो कि इससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है। क्योंकि आप ये समझिए कि जो टॉप 1% हैं वो कुछ भी कर लेंगे, उनको जो करना है वो कर ही लेंगे। किसी भी देश में पैदा होंगे कुछ ना कुछ वो कर लेंगे, उसमें वो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बात है आप देश 1% से नहीं चलाते हो, देश आप चलाते हो बाकी 99% से। तो बाकी 90% में एटलीस्ट चाहोगे ना कि एटलीस्ट टॉप 80% का तो कुछ हो जाए, वो टॉप 80% हाथ खड़ा करने लग जाते हैं। और इससे असर क्या होता है, इससे असर पड़ता है ना कि कोई भी देश, चाहे वो यूके हो, चाहे वो यूएसए हो, चाहे वो इंडिया हो, वहाँ पर ये होता है कि बहुत लंबा स्टैग्नेशन पीरियड आ जाता है। स्टैग्नेशन पीरियड का ये मतलब होता है कि जो लोग वहाँ ऊपर में बैठ के जो पहुंचे 1%, वो अपने टाइम के हिसाब से बम थे, अपने टाइम में वो आगे चल रहे थे। लेकिन एक होता है ना कि हम पहुंच के आ गए, हमें रिप्लेस करने वाला कोई नहीं आ रहा है, तो फिर वो वहाँ चिल मार जाते हैं। और ये इंसानी नेचर है, ये उनकी फॉल्ट नहीं है। बात है कि हर मतलब अगर आप एकदम कहते हैं ना ब्लीडिंग एज में रहना है, तो आपको हमेशा इंजीनियर्स हटाने पड़ते हैं कि मतलब ये आया, इसने अपने टाइम का बम काम किया, इसको रिटायर कीजिए, इसको खूब पैसा दीजिए, पेंशन दीजिए और रॉयल्टी फी देते रहिए, फिर दूसरा लाइए, वो ऐसे ऐसे करके चलना होता है। तो वो अगर आपको रुक जा रहा है कि वो आया था बस वही बैठा हुआ है 40 साल से, आप लटक जाओगे। और ये हर देश के साथ हुआ, चाहे वो नासा के साथ हो, चाहे यूके के साथ हो। यूके समझिए काफ़ी आगे चल रहा था बाकी सबसे, लेकिन उनके पॉलिटिक्स ने उनकी बैंड बजा दी, और मतलब जो उसके बाद उन जगह को फुलफिल किए वो पॉलिटिक्स में ही हुच-पुच रहे और कभी ध्यान नहीं दे पाए। इसीलिए सोच लीजिए यूके के पास कुछ नहीं है ढंग का, तो वही समझिए। और इसमें एक फील आती है कि ओल्ड टेक्नोलॉजी को अनटचेबल मैजिक के तौर पे ट्रीट करने लगते हैं। जैसे कि इंडिया 1970 का रॉकेट से आगे बढ़ ही नहीं रहा है। क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्योंकि वो अनटचेबल मैजिक है, मतलब लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट है। भाई वो लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट 1970 में था, उसके बाद नहीं है। तो ये बहुत जेन्युइन साइड इफेक्ट बनता है, ये इसका जो पैराडॉक्स है जो ले डुबाता है। और इससे होता है कि प्रोग्रेशन दशकों में नहीं होता। मतलब आप वही रॉकेट इस्तेमाल करोगे जो 1998 में इस्तेमाल कर रहे थे, वही रॉकेट आप 2018 में भी इस्तेमाल करोगे, आपका कोई फर्क नहीं पड़ना, आप ज्यों का त्यों अटके रह जाओगे।
है। और इसका साइड इफेक्ट ये होता है कि अगर ये चेंज ना किया जाए तो लोग आके बिच स्लैप कर देते हैं आपको। 22 साल की पुरानी कंपनी आके बोलेगी चलिए भैया आप 50 साल से हो ना, आप हट लो, आपसे कुछ नहीं होगा, आप हट लो। आपको 18 साल की कंपनी आके बोले अरे सर आप छोटा रॉकेट बनाओगे ना, जब तक आप डिसाइड करोगे बनाओगे, मैं बनाऊंगा, मैं उसे रीयूजेबल कर लूंगा, आप हुलुलुलु करो। और ये होने लगा, इसीलिए बोल रहा हूँ ये बहुत हकीकत वाली बात है, हवा वाली बात नहीं कर रहा हूँ। जिस स्पीड से स्पेसएक्स आया वो चल गया, जिस स्पीड से इलेक्ट्रॉन रॉकेट आया बन गया, और अगर इनका न्यूट्रॉन रॉकेट सक्सेसफुल हो जाता है तब तो ये मतलब ऑलमोस्ट दुनिया में सिर्फ नासा ही बचा होगा जिसके पास कि, और वो भी नासा इसलिए बचा कि दोनों उसी के अंदर टेक्निकली अंदर है। तो आप ये समझना बहुत जरूरी है कि ये परसेप्शन जो है पैराडॉक्स बनाता है। और इस पैराडॉक्स का एक दूसरा साइड इफेक्ट होता है कि ये क्रॉस पॉलिनेशन रोक देता है। क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब होता है कि बहुत सारे अदर फील्ड्स भी तो लगते हैं ना रॉकेट में। मतलब रॉकेट का आप ऐसा थोड़े कि ये इंजीनियर रॉकेट में पढ़ाई किया तभी रॉकेट बना सकता है, आपको उसको सीधा बोलो ना, रॉकेट का इंजीनियर रॉकेट डिजाइन करेगा, आप एक मेटलर्जिस्ट के पास जाओ, भैया हमें टैंक बनाना है, तो बोलेगा भैया हमारा टैंक बनाने का स्पेशलिस्ट है, हम लिक्विड के साथ डील करते हैं, चलिए आप आइए। ऐसे ही करके स्टारशिप का डिजाइन डिसाइड किया गया था। तो आप यही समझिए कि वो क्रॉस पॉलिनेशन आपको धड़धड़ा के आगे ले जाएगा। वही स्पेसएक्स और इलेक्ट्रॉन रॉकेट का मेन फायदा है, वो लोग क्रॉस पॉलिनेट करते हैं कि भैया रॉकेट ठीक है हमने डिजाइन बना लिया, रॉकेट के इंजीनियर्स बैठ के डिजाइन बना लिया, लेकिन ये देखिए खोजो कि दूसरा रॉकेट इंजीनियर जो इसका काम करे। इट्स लाइक भाई ये काम किसी और से मैच करता है, हाँ भाई ये तो मैच करता है। जो LNG कैरियर खूब ले जाते हैं ना, उनको पास स्टील का एक्सपीरियंस है जो हम लोग बनाना चाहते हैं, एक काम करो उनसे बात करो, ना कि रॉकेट का कोई स्पेशलिस्ट खोजो। दाम कम हो जाता है, ज्यादा लोग आते हैं, ज्यादा लोग आने से ज्यादा ऑप्शंस आते हैं, ज्यादा आइडिया आते हैं टेबल पे, ज्यादा रिफाइंड हो जाता है, तब जाके आपका रॉकेट लैंड करने लगता है, बाकी सब लॉन्च करने में फट जाते हैं। तो ये समझना जरूरी, ये पैराडॉक्स ले डूब रहा है। दूसरा लिमिट क्या है, इसका हद क्या है। हद ये समझिए कि ये टेक्निकली बहुत डेंजरस टेक्नोलॉजी, इसके बारे में मजाक नहीं किया जा सकता, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। क्योंकि अगर आप कोई फॉल्ट करते हैं, जैसे आपने रॉकेट लॉन्च कर दिया और ये कुछ हो गया उप्स, तो इसका उप्स में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये पूरी दुनिया में कहीं पे भी कहीं किसी भी चीज़ को ठोक सकता है। यानी कि आपने यहाँ से लॉन्च किया और गलती से वो जाके चाइना का 3 गोर्जस डैम को ठोक दिया, ये हो सकता है। क्योंकि ऑर्बिटल क्लास रॉकेट सबका रेंज जो होता है टेक्निकली वो इन्फिनिट है, वो ऑर्बिट करेगा तो धरती में कहीं पे भी हिट कर सकता है। ICBM का रेंज इतना कम इसलिए होता है क्योंकि वो बैलिस्टिक ट्रेजेक्टरी पे चलता है ताकि वो फटाक से पहुंच सके, ऑर्बिटल धीमा होगा। तो ऑर्बिटल का ये साइड इफेक्ट है, वो धीमा है, लेकिन बेनिफिट है कि वो पूरी प्लैनेट पे कहीं पे भी गिर सकता है। लिटरली आप हूवर डैम पे जाके आपका रॉकेट गिर गया तो, और रॉकेट नहीं गिरेगा, अपर स्टेज गिरेगा, या उसका कोई सैटेलाइट पेलोड है, मान ली गलती से सैटेलाइट में आपने रिटर्न के लिए कुछ रखा था और यानी उसका हीट शील्ड सर्वाइव कर गया, बूम हो जाएगा भाई, वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट कर देंगे फ्री का। तो ये समझना बहुत जरूरी है। और ये इंसानियत में पूरा देखिए कि हम लोग रॉकेट्स थोड़े पहले बनाए थे, हम लोग ICBM बनाए थे, और जो पहला रॉकेट बनाया भी गया वो ICBM में छेड़खानी करके बनाया गया था, ना कि रॉकेट बनाए बाद में ICBM बनाया। ICBM बनाया उसमें थोड़ा सा ये छेड़ देते तो ये बन जाएगा रॉकेट्स। तो ये समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए हर देश आपको बस योलो नहीं करने देता, मतलब वो देश के लिए बहुत बड़ा मतलब कैलकुलेटेड रिस्क होता है। क्या वो देश अलाउ करता है? इतने सारे देश हैं इस दुनिया में, आपको हर जगह क्यों नहीं मिलता कि यहाँ प्राइवेट कंपनियों ने, और सब में US में ही क्यों पहले आया? तो हिसाब वही रहता है कि बहुत सारी कंट्री रहती है, सब ट्राई करना चाहती है, लेकिन सबकी फटी रहती है कि भैया अरे हमने मान ली किसी छोटी कंपनी को दे दिया रॉकेट बैंक, उन्होंने बना दिया, कहीं कुछ हो गया तब क्या होगा? US क्यों कर पाता है? उनका बड़ा है, मतलब आप मानो चाहे नहीं मानो, को पसंद हो चाहे नहीं पसंद, उनका सीधा बड़ा है। भाई दूसरे मतलब 2 एयरक्राफ्ट कैरियर बना के उछलते हैं, ये कहते हैं महाराज हमारे पास 12 ठो है, आना किसी दिन घुमाते हैं तुमको। तो ये समझना बड़ी बात है, उनका बड़ा है ना, तो वो संभाल लेते हैं कि भाई हमें हमें मत बोलिए सर, हम संभाल लेते हैं। और प्लस हाँ उनके पास एक्सपीरियंस भी बहुत है, तो करते 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 वो आगे चल गया। और जहाँ पे देश अगर आपको रोक रहा है, जैसे मान लिया आपका गवर्नमेंट धीरे धीरे इस पर काम कर रहा है, आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा आप देश ही छोड़ दो। ये जेन्युइनली बोल सकता हूँ कि ये बहुत खराब लगता है बोलने में, लेकिन मैं जेन्युइनली बोल सकता हूँ कि अगर आपकी उम्र हो रही है, आपका अच्छा चांसेस है कि आप दूसरे देश में जाके वहाँ का ये क्या बोलते हैं प्राइवेट सिटीजनशिप लेके वहाँ पे पढ़ाई करके वहाँ पे पूरा एस्ट्रोनॉट बन के आप स्पेस में जा सकते हो, वर्सेस इंडिया में वेट करने का। तो ये बात समझना जरूरी है। अगर गवर्नमेंट स्लो है तो आप कुछ नहीं कर सकते, ये इसका फाइनल लिमिट है। आप बना सकते हो रॉकेट, आप बना के रॉकेट दूसरे देश को बेच सकते हो, डिपेंड करता है वहाँ किस देश का क्या वेपन्स ट्रीटी है। क्योंकि बोले ना ये ICBM पहले होता है, तो ट्रीटी के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि आपको सेल करना अलाउड है कि नहीं। लेकिन समझ सकते हैं वो ज़्यादा आसान होगा कंपेयर टू आप उस देश में लड़ते रहो जहाँ का गवर्नमेंट सीरियसली नहीं ले रहा है इसको। तो ये एक बहुत सीरियस लिमिटेशन, ये आपके नॉलेज या पैसे से नहीं तोड़ा जा सकता है, ये लिमिट सीरियस है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन रॉकेट साइंस के बारे में, क्यों उसका इतना हवा बना हुआ है। उम्मीद करते हैं आपको कुछ अच्छा लगा हो, कुछ सीखने मिला हो, कुछ समझ में आओ। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दोस्तों शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलो कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।